गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है सबके। चलिए जी, आज हम सेटिंग अप के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और बिल्कुल अमेंडेड फॉर्म में इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम। चैप्टर का नाम आपको दे रखा है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इश्यूज रिलेटिंग देयर टू। चैप्टर नंबर 11 है हमारे मॉड्यूल का। और इस चैप्टर को हम अमेंडमेंट के बाद अमेंडमेंट के बाद जो ये चैप्टर में चेंज आए हैं उसको हम स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, पहले थोड़ा सा समरी लेते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं उसके बारे में, फिर इसके प्रोविजंस की बात करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में बात कर रहा है कि अगर किसी इंडियन एंटिटी को, किसी इंडियन पर्सन को अगर इंडिया से बाहर जाके बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर हमको इंडिया से बाहर जाके बिजनेस करना है, तो उस बारे में ये चैप्टर आपको दे रखा है कि कैसे कोई इंडियन पर्सन इंडिया से बाहर जाके पैसे इन्वेस्ट कर सकता है बिजनेस करने के लिए, या फिर अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है इंडिया से बाहर जाकर के, तो वो कैसे कर सकते हैं। उस सब के बारे में एक समरी आपको इस चैप्टर के अंदर दे रखी है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ये बोल रहा है कि जब 91 में इंडिया में एलपीजी पॉलिसी आई थी, तो उसमें हमारे पास एक वर्ड था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग अवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। जब हम हमारी कंट्री को और कंट्रीज से जोड़ते हैं ताकि फॉरेन ट्रांजैक्शन करना आसान बन सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजी हो सके, गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना आसान बन सके, ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, मूवमेंट इंडिया से बाहर या बाहर के लोग इंडिया में आए वो इजी हो सके, उस चीज को लेकर के एलपीजी पॉलिसी में एक जी एलिमेंट हमारे पास था जिसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। और एलपीजी पॉलिसी आने के बाद कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रांजैक्शंस करना बहुत आसान हो गया है और बहुत ज़्यादा नंबर्स में होने भी लग गई है। 91 से पहले इंडिया में या बाहर के लोग इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते थे, इंडिया के लोग बाहर इन्वेस्टमेंट करने नहीं जाते थे, क्योंकि बहुत सारी रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस होती थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क करने पड़ते थे, अप्रूवल्स लेनी पड़ती थी आपको, मतलब काफ़ी हेक्टिक था 91 से पहले इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस करना। तो 91 में जो एलपीजी पॉलिसी आई उसके बाद से कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए आसान बन चुका है। ठीक है, और आज के टाइम में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो वर्ल्ड लेवल पे काम करना चाहती है, जिनका विजन था, जिनका सपना था वर्ल्ड लेवल पे काम करना, वो उनका जो सपना है, वो उनका जो विजन है, वो कहीं ना कहीं पूरा भी हुआ है। तो उस चीज के बारे में हमको यहाँ पे टॉपिक में दे रखा है कि अगर किसी एक इंडियन एंटिटी को इंडिया से बाहर जाके काम करना हो तो कैसे कर सकते हैं हम काम। साथ में बोल रखा है एंड इश्यूज रिलेटिंग देयर टू, मतलब जब भी कोई इंडियन एंटिटी इंडिया से बाहर जाके काम करती है तो उनको क्या क्या समस्याएं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ऐसा करने के लिए। या कोई भी इंडियन एंटिटी अगर इंडिया से बाहर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती है, अभी हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम इंडिया से बाहर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, तो उसमें हमको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, उनके बारे में भी आपको इसके अंदर टॉपिक दिया हुआ है। चलिए, तो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन में कुछ एक दो मेन बातें दे रखी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आरबीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखो अब यहाँ बोल रहे हैं ओडीआई। अगर कोई इंडियन एंटिटी इंडिया से बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करती है, बिजनेस करती है, तो उस ट्रांजैक्शन को हम ओडीआई बोलते हैं, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई फॉरेन की एंटिटी इंडिया में आती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उसको हम एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हमको ये चैप्टर दिया हुआ है जहाँ पे एक इंडियन एंटिटी इंडिया से बाहर जा रही है काम करने के लिए, तो बेसिकली हमको इस चैप्टर के अंदर ओडीआई के बारे में पढ़ना है कि ओडीआई ट्रांजेक्शन कैसे पॉसिबल है, कौन कौन से रूट्स हैं, कहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है, क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना पड़ता है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीआई के अकॉर्डिंग, आरबीआई के हिसाब से ओडीआई का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आइदर अंडर ऑटोमेटिक रूट और अंडर अप्रूवल रूट by way of contribution to the capital or subscription to memorandum of a foreign entity or by way of purchase of existing shares of a foreign entity, either by making market purchase, private placement or through stock exchange।
signifying a long term interest in the foreign entity, that is JV or WOS. This is different from portfolio investment. अब हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। आरबीआई बोल रहा है ओडीआई का मीनिंग क्या होता है। ओडीआई मीन्स इन्वेस्टमेंट इन जेवी और WOS। जेवी का मतलब क्या होगा, जॉइंट वेंचर, जहां पर टू और मोर देन टू एंटिटीज मिल करके कोई बिजनेस कैरी ऑन करती है, उसको बोलते हैं जेवी। WOS का मतलब क्या होता है, होली ओन्ड सब्सिडियरी। होली ओन्ड सब्सिडियरी क्या होती है, जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के 100% शेयर परचेज कर लेती है। तो जिस कंपनी ने शेयर परचेज किए उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के 100% शेयर परचेज किए गए हैं उसको बोलते हैं WOS, होली ओन्ड सब्सिडरी। तो अब यहाँ पे जो मैंने इतना इतना कंटेंट लिखा, इसका मतलब क्या बन रहा है, ये कह रहा है कि आरबीआई के हिसाब से ओडीआई का मीनिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्ट करना पैसे, कहाँ पे, इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर पैसे इन्वेस्ट करना, और किस में इन्वेस्ट करेंगे, या तो इंडिया से बाहर इंडियन एंटिटी जो है इंडिया से बाहर किसी फॉरेन एंटिटी के साथ मिलकर जेवी करना चाह रही है, या फिर कोई इंडियन एंटिटी फॉरेन में अपनी कोई WOS ओपन करना चाह रही है, या कोई ऑलरेडी फॉरेन में कंपनी ओपन है पहले से, उसके 100% कोई इंडियन कंपनी शेयर परचेस करना चाह रही है, उसको बोल देंगे WOS। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हो ओडीआई की फॉर्म में। अब कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे हो सकती है, ये जो इन्वेस्टमेंट है कैसे कैसे हो सकती है वो देखना है आपको। फर्स्ट लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल। कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल का मतलब क्या बना, जो इंडियन एंटिटी ओडीआई करना चाहती है वो फॉरेन में किसी एंटिटी से मिलकर जेवी करना चाहती है, और वो एंटिटी जो फॉरेन में एंटिटी है पहले से काम कर रही है, तो हमारी इंडियन कंपनी अगर उस फॉरेन एंटिटी से मिलकर जेवी करना चाहती है तो उसको हम कुछ कंट्रीब्यूशन पे करेंगे, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे करेंगे, तो वो एक तरह से ओडीआई माना जाएगा। तो जब भी कोई इंडियन एंटिटी किसी फॉरेन एंटिटी को कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे कर रही है ताकि वो पार्टनरशिप में एज अ जेवी काम कर सके, तो उस चीज को हम ओडीआई बोलेंगे। या फिर बोल रहे हैं सब्सक्रिप्शन टू द मेमोरेंडम, सब्सक्रिप्शन टू द मेमोरेंडम। इसका मीनिंग क्या बना, कोई इंडियन एंटिटी अगर फॉरेन में किसी फॉरेन एंटिटी के मेमोरेंडम को साइन कर रही है, सब्सक्राइबर बन रही है। सब्सक्राइबर बनने का मतलब क्या हुआ, आप मेंबर बनने जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ओडीआई की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या फिर बोल रहे हैं परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ फॉरेन एंटिटी, या फिर इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका और दे रखा है, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग फॉरेन एंटिटी।
जो इंडियन एंटिटी है वो किसी ऑलरेडी पहले से बनी हुई फॉरेन एंटिटी के शेयर परचेज कर रही है और बदले में पैसे पे कर रही है, तो उसको भी हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। कौन सी? ओडीआई। तो ओडीआई करने के आपको ये 3 तरीके दे रखे हैं। अब हमको इसी में एक चीज और देखनी है, वो देखिए क्या है। अब ये बोल रहे हैं कि हम ओडीआई कर कैसे कैसे सकते हैं। ओडीआई का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं? ये तरीका हुआ, ये तरीका हुआ और ये तरीका हुआ। ठीक है, ये तो सर हमको समझ आ गया कि इंडियन एंटिटी कैसे कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकती है फॉरेन के अंदर, ये तो समझ आ गया। अब आगे बोल रहे हैं रूट कौन कौन से हैं हमारे पास, कौन कौन से रास्ते हैं जो इंडियन एंटिटी के पास अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आपको 2 तरह के रास्ते दे रखे हैं जिनके थ्रू आप फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा सकते हो। पहला रास्ता है ऑटोमेटिक रूट, और सेकंड वे हमारे पास है अप्रूवल रूट। ठीक है, ये 2 रास्ते हमारे पास है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन रास्तों के थ्रू, इन दोनों में से किसी भी एक रास्ते के थ्रू आप फॉरेन में जा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब सर ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या होता है और अप्रूवल रूट का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक रूट का मतलब है ऐसा रास्ता ओडीआई करने का जिसमें आपको गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती। जिस इंडियन एंटिटी को फॉरेन में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, अगर इंडियन एंटिटी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, और ऑटोमेटिक रूट हमारे लिए दिया भी हुआ है, अगर हम एलिजिबल हैं, हम एज अ इंडियन एंटिटी अगर एलिजिबल हैं ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उस रास्ते से हम ओडीआई कर देंगे बिना गवर्नमेंट की परमिशन लिए। बस हमको आरबीआई को इंटीमेट करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए। और दूसरा रूट कौन सा है? अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट में आपको विद गवर्नमेंट परमिशन इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो जब भी कोई इंडियन एंटिटी अप्रूवल रूट के थ्रू इंडिया से बाहर ओडीआई करना चाहती है, उस केस में उस इंडियन एंटिटी को पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ओडीआई के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये लिखा हुआ है दोनों रस्तों के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक इंट्रो था सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया को लेकर के, वो हमने डिस्कस किया। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉज अथॉरिटी गवर्निंग सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। ये कह रहे हैं कि अगर हम इंडिया से बाहर बिजनेस सेटअप करते हैं तो हमें कौन कौन से लॉज फॉलो करने पड़ते हैं और कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिनकी निगरानी में हम रहते हैं अगर हम इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, या जिनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो अथॉरिटी कौन कौन से, ये पढ़ना है आपको, प्लस कौन कौन से लॉज हम पे एप्लीकेबल होंगे ये आपको डिस्कस करना है। देखिए, अब यहां बोल रहे हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? ओवरसीज का मतलब अब्रोड, आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया आपको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है। आउट ऑफ इंडिया हमें क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है। या फिर इसका एक नाम और दिया हुआ है फाइनेंशियल कमिटमेंट। इन्वेस्टमेंट का आपको एक नाम और दे रखा है फाइनेंशियल कमिटमेंट। और अगर हम इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास 2 ही तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। या तो हम जेवी की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे या हम डब्ल्यूओएस की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इनका मीनिंग अभी हमने डिस्कस भी किया था। हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एन इंपॉर्टेंट अवेन्यूज, अवेन्यू मतलब अवसर, फॉर प्रमोटिंग ग्लोबल बिजनेस बाय इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। Joint ventures are perceived as a medium of economic and business cooperation between India and other countries. Transfer of technology and skill, sharing of result of research and development, access to wider global market, promotion of brand image, generation of employment and utilization of raw material available in India and in the host country are other significant benefits arising out of such overseas investment और फाइनेंशियल कमिटमेंट। अब कह रहे हैं कि अगर कोई इंडियन एंटिटी जेवी की फॉर्म में या फिर डब्ल्यूओएस के फॉर्म में इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट करती है तो इंडियन एंटिटी को और फॉरेन की एंटिटी को क्या कुछ बेनिफिट मिलते हैं? ये कुछ आपको बेनिफिट्स दे रखे हैं। ये वो सारे बेनिफिट है
जो इन्वेस्टर और इन्वेस्टी एंटिटी को मिलते हैं कब? जब इन्वेस्टर इंडिया का होगा और इन्वेस्टी कहाँ का होगा? इंडिया से बाहर का होता है। ये कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हो ओडीआई के अंदर। They are also important drivers of foreign trade through increased export of plant and machinery and goods and services from India, and also a source of foreign exchange earning by way of dividend earnings, royalty, technical know-how fee, and other entitlements on such investment. अब कह रहे हैं कि अगर हम इंडिया से बाहर ओडीआई करते हैं तो हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी बढ़ती है। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी इंडियन एंटिटी ने इंडिया से बाहर किसी फॉरेन एंटिटी के शेयर परचेस किए हुए हैं, कल को वो फॉरेन एंटिटी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कहीं ना कहीं डिविडेंड इंडियन एंटिटी को भी मिलेगा। तो अगर हमको फॉरेन एंटिटी के थ्रू डिविडेंड मिल रहा है, फॉरेन करेंसी के अंदर मिलेगा, तो इंडिया में फॉरेन करेंसी बढ़ेगी। तो ये कुछ आपको रास्ते दे रखे हैं या मान लो ये कुछ बेनिफिट्स दे रखे हैं जो ओडीआई करने के हमको मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये क्या होता है? देखो, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं फेमा। जब भी फॉरेन के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं या जब भी हम इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, बिजनेस करने के लिए जाते हैं, तो हमको फेमा एक्ट फॉलो करना पड़ता है। फेमा एक्ट वो एक्ट है जो एफडीआई को और ओडीआई को कंट्रोल करता है। एफडीआई का मतलब क्या हुआ? जब फॉरेन के लोग इंडिया में आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ओडीआई का मतलब क्या हुआ? जब इंडिया के लोग फॉरेन जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उस केस में आपको फेमा के प्रोविजंस, फेमा एक्ट के रेगुलेशंस, प्रोविजंस, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो फेमा एक्ट में एफडीआई को लेकर के या फिर ओडीआई को लेकर के क्या लिखा हुआ है, उसकी थोड़ी बहुत समरी आपको यहाँ पे दे रखी है। सेक्शन 6 ऑफ द फेमा provides power to the RBI to specify, in consultation with Government of India, the classes of permissible capital account transaction। अब इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है वो देखिए। जब हम ओडीआई करेंगे, जब हम ओडीआई करेंगे तो हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं। जब हम ओडीआई करते हैं इसका मतलब हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं। ट्रांजैक्शन दो में से किसी एक तरह की हो सकती है। एक तो होती है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, और दूसरी होती है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन सी होती है और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं अब समरी फॉर्म में। देखिए, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये कह रहे हैं ऐसे कोई ट्रांजैक्शन जिसमें हमने इंडिया से बाहर कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किए, रॉ मटेरियल इंडिया में इंपोर्ट किया, तो उसको बोलेंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू असेट्स एंड लाइबिलिटीज। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें एक इंडियन एंटिटी की या तो एसेट्स बढ़ रही हैं या फिर लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, या लाइबिलिटी कम हो रही है या एसेट्स कम हो रही है। देखो, या तो एसेट्स क्या होंगी,
इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, या फिर लाइबिलिटीज क्या होंगी, इंक्रीज और डिक्रीज। अब किसी इंडियन एंटिटी ने मान लो अ, अमेरिका में किसी कंपनी के शेयर परचेज किए, तो शेयर परचेज करने का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कहाँ शो करते हैं हम, बैलेंस शीट में शो करते हैं एसेट साइड में। शेयर परचेज किए हैं, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट क्या हुई हमारी, बड़ी है, एसेट बढ़ गई ना हमारी, तो ये ट्रांजेक्शन कौन सी मानी जाएगी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। किसी इंडियन एंटिटी ने फॉरेन में कोई अ, मान लो कि जमीन परचेज की, कोई बिल्डिंग परचेज की, तो उससे भी हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है, तो वो ट्रांजेक्शन भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। ठीक है, एसेट सेल की, शेयर सेल किए, तो एस सॉरी कोई हमने मान लो कि बिल्डिंग परचेज की थी फॉरेन के अंदर, वो हमने सेल कर दी। शेयर्स परचेज किए थे फॉरेन कंपनी के, वो सेल कर दिए, तो उससे हमारी एसेट कम हो रही है, तो है तो वो भी क्या, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अगर किसी इंडियन एंटिटी ने फॉरेन से लोन लिया है, तो उससे लाइबिलिटी बढ़ेगी हमारी, वो भी हमारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। लोन की रीपेमेंट की है, उससे लाइबिलिटी कम होगी, वो भी हमारी क्या है सर, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होती है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे किया। चलिए अब हम दोबारा पढ़ते हैं कि फेमा में क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि जो फेमा का सेक्शन 6 है, जो फेमा का सेक्शन 6 है, वो क्या बोल रहा है, फेमा के सेक्शन 6 के थ्रू आरबीआई के पास पावर आ रही है। आरबीआई के पास क्या आ रही है सर, पावर आ रही है कि आरबीआई जो है वो बताएगा कि इंडियन एंटिटी कौन कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकती है, मतलब कौन कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ऐसी है जिनके लिए परमिशन हमारे पास है परफॉर्म करने के लिए, एंड लिमिट्स अप टू विच फॉरेन एक्सचेंज इज एडमिजेबल फॉर सच ट्रांजेक्शंस। मतलब सेक्शन 6 में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 6 ऑफ फेमा ये बोल रहा है कि आरबीआई के पास पावर है कि आरबीआई स्पेसिफाई करेगी, साफ साफ बताएगी कि ऐसी कौन कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है जो हम इंडिया से बाहर परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस उन ट्रांजेक्शन में हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी आरबीआई बताएगा। लिमिट अप टू विच, लिमिट मतलब कितना मैक्सिमम पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो उन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर। क्योंकि अगर हम ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे तो या तो हमारे से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जाएगी, अब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, तो मतलब हम फॉरेन में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब इंडियन करेंसी आप फॉरेन में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, इसीलिए आरबीआई आपके ऊपर एक मैक्सिमम लिमिट इंपोज करती है जिसके अंदर जिसके अंदर रह के आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी होती है। आगे लिखा हुआ है सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 ऑफ द अफोरसेड एक्ट प्रोवाइड्स पावर टू द आरबीआई टू प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट और रेगुलेट वेरियस ट्रांजैक्शंस। अब कह रहा है कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है आरबीआई के पास पावर है, आरबीआई किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से मना कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट मतलब बांध सकता है कि एक लिमिट फिक्स कर देगा कि वहीं तक कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं कर सकते, रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना, ट्रांजैक्शन कर सकते हो पर उस ट्रांजैक्शन पे नजर कौन रखेगा, आरबीआई, ऐसा भी आरबीआई कर सकता है। आगे बोल रहा है आरबीआई इशूड नोटिफिकेशन टू रेगुलेट एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अब कह रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट है, मतलब आरओआई है, अगर उसको इंडिया से बाहर क्या करना है, कोई फॉरेन सिक्योरिटी परचेज करनी है या फिर ट्रांसफर करनी है, देखो एक्विजिशन की बात कर रहा है और ट्रांसफर दो अलग अलग बात है। एक्विजिशन का मतलब किसी इंडियन रेजिडेंट को इंडिया से बाहर किसी फॉरेन कंपनी की सिक्योरिटी परचेज करनी है। ट्रांसफर का मतलब क्या होगा, किसी इंडियन रेजिडेंट के पास ऑलरेडी किसी फॉरेन एंटिटी की सिक्योरिटी है, वो आपको ट्रांसफर करनी है, बेचनी है। ठीक है, ये दो बात कर रहा है। तो कह रहे अगर ऐसा हमें करना है उसके लिए भी आरबीआई जो है नोटिफिकेशन पास करेगा, जैसा आरबीआई बताएगा उसी तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय इंडियन एंटिटीज इन ओवरसीज जॉइंट वेंचर एंड डब्ल्यूओएस एज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आउटसाइड इंडिया। ये कह रहे हैं कि जो आरबीआई है वो इंडियन एंटिटीज को अगर इंडिया से बाहर जेवी में पैसा इन्वेस्ट करना है
या WOS में पैसा इन्वेस्ट करना है, या फिर किसी इंडियन पर्सन को इंडिया से बाहर कोई शेयर परचेज करने हैं या अदर सिक्योरिटी परचेज करनी है, उसके लिए नोटिफिकेशन कौन इश्यू करेगा? आरबीआई इश्यू करेगा। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड अंडर टू रूट्स। अब कह रहे हैं कि अगर हमको इंडिया से बाहर पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया था। वो दो रास्ते कौन कौन से हैं? ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या होगा? ऑटोमेटिक रूट वो रूट है जिसमें आपको गवर्नमेंट परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपको जस्ट नोटिफाई करना होता है। किसको इंटीमेट करना पड़ता है? किसको? आरबीआई को, कि हम इंडिया से बाहर ऐसे ऐसे पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। किस काम के लिए करना चाह रहे हैं, कहाँ पे करना चाह रहे हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, वो सब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। अप्रूवल रूट का मतलब क्या हुआ? आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब तक परमिशन नहीं है तो आप इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब आ जाओ इंडियन पार्टी, मतलब कौन कौन सी ऐसी इंडियन एंटिटीज हैं जो एलिजिबल है ओडीआई परफॉर्म करने के लिए। तो ओडीआई करने के लिए एक तो कंपनी के बारे में बोल रहे हैं, एक एलएलपी के बारे में बोल रहे हैं, एक पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, वो भी कौन सी? रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो इसको हम समरी फॉर्म में समझते हैं, इसका क्या मतलब बना। देखिए, ओडीआई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है। अब ओडीआई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कौन करता है? इंडियन एंटिटी। मतलब ओडीआई का मीनिंग क्या हुआ? जब भी कोई इंडियन एंटिटी इन्वेस्टमेंट करती है, कहां पे? फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई इंडियन एंटिटी इन्वेस्टमेंट करती है फॉरेन के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओडीआई। अब कह रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी इंडियन एंटिटी है जो ओडीआई कर सकती है। फर्स्ट बोल रहा है कंपनी, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। नेक्स्ट दिया हुआ है एलएलपी, एज पर एलएलपी एक्ट। तीसरा बोल रहा है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। आरपीएफ का मतलब क्या हुआ? रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है? सर नहीं होता, वॉलेंट्री होता है। तो ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड नहीं है वो कभी भी ओडीआई नहीं कर सकती, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के आगे साफ साफ रजिस्टर्ड वर्ड लिखा हुआ है। तो पार्टनरशिप फर्म कौन सी चलेगी ओडीआई करने के लिए? रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है एनी अदर पर्सन। ठीक है, एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय आरबीआई। तो ये चार तरह के लोग ऐसे हैं जो ओडीआई परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ प्रोहिबिशंस के ऊपर। प्रोहिबिशन का मतलब क्या लिखा हुआ है? ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंडियन एंटिटी, कोई इंडियन कंपनी, कोई इंडियन एलएलपी, कोई इंडियन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म अगर ओडीआई करने जा रही है तो क्या कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, पर कुछ प्रोहिबिशन है, मतलब कुछ रुकावटें या बोल दो कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे आप ओडीआई परफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब कोई इंडियन कंपनी, कोई इंडियन एलएलपी, कोई इंडियन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म ओडीआई करना चाहती है, क्या कर सकती है? सर बिल्कुल कर सकती है, फेमा में इनको अलाउ किया हुआ है। पर फॉरेन में भी फॉरेन में भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे इंडियंस को ओडीआई करना अलाउड नहीं है। तो वो एरिया कौन कौन से हैं वो आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है आपके लिए, इंडियन पार्टीज आर प्रोहिबिटेड। इंडियन पार्टीज का मतलब क्या बनेगा? देखिए, इंडियन पार्टी का मतलब ये रहा, और इंडियन पार्टी में कौन कौन आएगा? कंपनी आएगी, एलएलपी आएगा, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म आएगा, और एनी अदर एंटिटी आ सकता है जिसके बारे में आरबीआई नोटिफाई करेगा। ठीक है, तो कह रहे इंडियन पार्टी जो है उनको प्रोहिबिट किया हुआ है, उनको मना किया हुआ है क्या करने से? इन्वेस्टमेंट करने से। कहां पे? किसी फॉरेन एंटिटी के अंदर। वो फॉरेन एंटिटी किस सेक्टर में काम कर रही है? सर रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रही है। ठीक है,
या फिर आगे लिखा हुआ है और बैंकिंग बिजनेस, एक ऐसी फॉरेन एंटिटी जो या तो रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है या फिर बैंकिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, उस फॉरेन एंटिटी के अंदर कोई इंडियन पार्टी ओडीआई करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो क्या बिल्कुल मना किया हुआ है? नहीं, बिल्कुल मना नहीं किया हुआ। पर अगर आपको ऐसा करना है तो आप आरबीआई की परमिशन के बिना नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए अब इसको हम चार्ट में समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आईपी मतलब इंडियन पार्टी, इंडियन पार्टी को इन्वेस्टमेंट करनी है। किस में इन्वेस्टमेंट करनी है? किसी फॉरेन एंटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। किसी इंडियन पार्टी को फॉरेन एंटिटी में क्या करनी है सर? इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये जो फॉरेन एंटिटी है, ठीक है, या तो ये क्या काम कर रही है? रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वॉल्व है। अगर ये फॉरेन एंटिटी रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है तो आईपी को पहले क्या करना पड़ेगा सर? आरबीआई से परमिशन लेकर के आनी पड़ेगी। आईपी हैव टू टेक प्रायर परमिशन। किससे? आरबीआई से। फिर जाके ये इंडियन पार्टी उस फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है जो रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। या फिर बोल रहे हैं कि वो जो फॉरेन एंटिटी है वो बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है। जिस फॉरेन एंटिटी में इंडियन पार्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वो फॉरेन एंटिटी बैंकिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। अगर ऐसा है तब भी इंडियन पार्टी को इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रायर परमिशन चाहिए। इससे? आरबीआई से। अगर इन दो बिजनेस के अलावा जो फॉरेन की पार्टी है इन दो बिजनेस के अलावा किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व है फिर परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, पर एक सर्टेन लिमिट तक रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट एक्सीड करती है, अभी हम आगे एक लिमिट पढ़ेंगे, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है वो उस लिमिट को एक्सीड करती है तो उन केस में भी फिर आपको आरबीआई से परमिशन चाहिए। इन केस के अंदर चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट 1 रुपए की भी क्यों ना है, पर आप बिना आरबीआई के परमिशन के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ है। अभी ये पॉइंट पूरा नहीं हुआ, कुछ और बातें भी इसके अंदर लिखी हुई है। अभी तो हमने इसका समरी फॉर्म में मीनिंग पढ़ा, अब दोबारा पढ़ते हैं। इंडियन पार्टीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट इन अ फॉरेन एंटिटी एंगेज्ड इन रियल एस्टेट, मीनिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट और ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट का मतलब क्या होगा? अगर फॉरेन एंटिटी प्रॉपर्टी में डील करती है, जिस इंडियन एंटिटी को फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है उस फॉरेन एंटिटी का बिजनेस क्या है? वो प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग करती है, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे लिखा हो उसके बाद, बट डज नॉट इंक्लूड, ये कह रहे हैं कि ऐसी फॉरेन एंटिटी जो टाउनशिप डेवलप करती है, कॉलोनी वगैरह बनाती है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रीमाइसेस बनाती है, रोड्स वगैरह बनाती है, ब्रिजेस बना रही है, कौन? फॉरेन एंटिटी। अगर आपको उस फॉरेन एंटिटी में पैसा इन्वेस्ट करना है फिर आपको आरबीआई की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ऐसी फॉरेन एंटिटी जो रोड्स बना रही है, सड़कें सड़कें बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, ठीक है, टाउनशिप मतलब पूरी कॉलोनी, पूरा टाउन डेवलप कर रही है, अगर ऐसे काम में इन्वॉल्व है, कौन? फॉरेन एंटिटी। और जो इंडियन एंटिटी वो एंटिटी जो है वो ऐसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है फिर आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इन कामों के अलावा फॉरेन एंटिटी किसी अदर रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वॉल्व है उस केस में फिर इंडियन पार्टी को पहले आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात क्या बोल रहे हैं? बैंकिंग बिजनेस, अगर फॉरेन एंटिटी बैंकिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है और इंडियन पार्टी भी उसमें अपनी ओनरशिप चाहती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो पहले आरबीआई से पूछ लेना। ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट नंबर बी में, एन ओवरसीज एंटिटी हैविंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय एन इंडियन पार्टी। ये कह रहा है कोई भी ऐसी फॉरेन की एंटिटी जिसमें किसी इंडियन एंटिटी ने ऑलरेडी इक्विटी ओनरशिप
गेन कर रखी है, मतलब इक्विटी शेयर परचेज कर रखे हैं। शैल नॉट ऑफर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिंक्ड टू इंडियन रूपी विदाउट द स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ आरबीआई। अब इसका मतलब क्या बन रहा है वो भी हम समझते हैं। देखिए जी, जो बी पॉइंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, एक इंडियन पार्टी है और एक फॉरेन एंटिटी है। एक इंडियन पार्टी है और दूसरी कौन है, फॉरेन एंटिटी है। इंडियन पार्टी ने क्या किया हुआ है, इस फॉरेन एंटिटी के इक्विटी शेयर्स परचेज किए हुए हैं। कितने, ये मान लेते हैं 20%। ठीक है, 20 मतलब यहाँ पे आप ले लो पूरे 100 ले लो, हम इसको WOS मान लेते हैं। ठीक है, मतलब ये इंडियन पार्टी है और ये इसकी क्या बन गई, WOS बन गई। मतलब इस एंटिटी के 100% शेयर किसके पास है, इंडियन पार्टी के पास है। अब जो ये फॉरेन एंटिटी है ये क्या चाहती है, ये किसी इंडियन पार्टी को, फॉरेन एंटिटी वांट्स टू इशू सिक्योरिटी, किसको, इंडियन पार्टी को। कौन सी करेंसी में, इन इंडियन रूपी। ये फॉरेन एंटिटी कहां पे है, मान लो अमेरिका में है। ठीक है, अब जिस इंडियन पार्टी की फॉरेन में अमेरिका में क्या है, WOS है, उस WOS, वो WOS जो है वो क्या चाहती है, इंडियन पार्टी को सिक्योरिटी इशू करना चाहती है, और वो भी कैसे, इंडियन रुपीस के अंदर। जबकि सिक्योरिटी इशू कैसे करनी चाहिए, अमेरिका में करेंसी कौन सी चलती है, US डॉलर चलते हैं। पर ये फॉरेन एंटिटी US डॉलर को छोड़ के इंडियन करेंसी में इंडियन पार्टी को सिक्योरिटी इशू करना चाहती है। तो ऐसा करने से पहले इस फॉरेन एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, RBI अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये प्रायर है, फॉरेन एंटिटी इंडियन पार्टी को सिक्योरिटी इशू करने से पहले क्या लेगी, RBI की परमिशन लेगी, और क्या बोलेगी कि हम इंडियन पार्टी को इतने अमाउंट तक के सिक्योरिटी इशू करना चाहते हैं, वो भी कैसे, इंडियन करेंसी के अंदर, इंडियन रुपी के अंदर। अगर RBI अलाउ करेगा तो आप इशू कर दोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर बी के अंदर। आगे लिखा हुआ है, एनी इंसिडेंस ऑफ such product facilitation would be treated as contravention to the extent of FEMA regulations and would consequently attract action under the relevant provision of FEMA। अब कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे दो केस पढ़े प्रोहिबिशन के, एक A पॉइंट पढ़ा, एक B पॉइंट पढ़ा। हमने यहाँ पे प्रोहिबिशन के दो पॉइंट डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर आपने इन दोनों पॉइंट को बिना फॉलो किए, अब जैसे मान लो कोई इंडियन एंटिटी फॉरेन में, दूसरी जो एंटिटी है फॉरेन के अंदर वो बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, अगर बैंकिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले हमें क्या चाहिए, RBI परमिशन चाहिए। हमने क्या किया, बिना RBI की परमिशन के इन्वेस्टमेंट कर दी। तो कह रहे हैं कि फिर उसको हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि आपने फेमा एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया है और इसके हिसाब से आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, पेनल्टी इंपोज की जाएगी। तो अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर आपने उनका वॉयलेशन किया, किनका, पॉइंट ए का या फिर पॉइंट बी का वॉयलेशन किया, तो उसको हम फेमा का कॉन्ट्रावेंशन मानते हुए आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, अब हमको टॉपिक दिया हुआ है ऑटोमेटिक रूट। कि ऑटोमेटिक रूट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। एन इंडियन पार्टी हैव बीन परमिटेड टू मेक इन्वेस्टमेंट, अंडरटेक फाइनेंशियल कमिटमेंट इन ओवरसीज जॉइंट वेंचर WOS एज पर द सीलिंग। सीलिंग का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट। सीलिंग वर्ड का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम।
ये कह रहा है कोई भी इंडियन पार्टी, अब इंडियन पार्टी का मतलब क्या है, पीछे पढ़ के आ चुके हैं, कंपनी, एलएलपी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। इंडियन पार्टी अगर फॉरेन में किसी के साथ जेवी करना चाहती है, फॉरेन के एंटिटी के साथ, या किसी फॉरेन की एंटिटी के डब्ल्यूओएस बनाना चाहती है, मतलब जो इंडियन पार्टी है वो किसी फॉरेन एंटिटी के साथ मिलके या तो जेवी करना चाह रही है, या कोई इंडियन पार्टी किसी फॉरेन एंटिटी के 100% शेयर परचेज करना चाह रही है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक रूट में भी कर सकते हो बिना आरबीआई के परमिशन के। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आरबीआई ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितने पैसों की परमिशन आपको दे रखी है, आपको वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी। जितने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने की अमाउंट आरबीआई ने बोल रखी है, उससे ज्यादा पैसा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ पॉइंट नंबर 1 के अंदर। अब वो मैक्सिमम लिमिट क्या है इन्वेस्टमेंट की, वो हमको नेक्स्ट पैरा में डिफाइन की हुई है। एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट अप टू $1 बिलियन शैल कम अंडर ऑटोमेटिक अप्रूवल, मतलब ऑटोमेटिक रूट। अब इसका मतलब क्या बना वो देखो, कोई भी इंडियन पार्टी अगर $1 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट करती है, कहां पे, इंडिया से बाहर, तो $1 बिलियन तक की जो इन्वेस्टमेंट है वो किस में फॉल करती है, ऑटोमेटिक रूट में फॉल करती है। इसका उल्टा कर दो, किसी इंडियन पार्टी को अगर इंडिया से बाहर ओडीआई करनी है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की अमाउंट क्या होगी, $2 बिलियंस, $2 बिलियंस इन्वेस्ट करने हैं किसी इंडियन पार्टी को, कहां पे, किसी फॉरेन एंटिटी में। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है? ऐसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना अलाउड है, पर वो अप्रूवल रूट के अंदर फॉल करेगा। तो ऑटोमेटिक रूट में अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको मैक्सिमम लिमिट दे रखी है इन्वेस्टमेंट की, उससे ऊपर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ना ड्रॉ करते हैं चार्ट की फॉर्म में और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के दो रूट हैं। इन्वेस्टमेंट कौन सी, ओडीआई। ओडीआई परफॉर्म करने के दो रास्ते हैं, कौन कौन से, ऑटोमेटिक रूट, और दूसरा क्या है सर, अप्रूवल रूट। ठीक है, अब जनरली होता क्या है और जनरली होगा भी क्या, अगर मान लो आज हमको अगर फॉरेन में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो हम भी कौन सा रास्ता चूज करेंगे सर, ऑटोमेटिक रास्ता चूज करेंगे। क्यों, यहाँ पे परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम सेव हो रहा है, और परमिशन लेने में जो पैसा खर्च होता है वो सेव हो रहा है। तो हर एक बंदा क्या चाहेगा कि हम ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। पर ये कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो, पर उसके लिए हमने एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिफाइन की हुई है। ऑटोमेटिक रूट से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, $1 बिलियन। इतना तक पैसा मैक्सिमम आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अप्रूवल रूट में कौन सा आएगा, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन $1 बिलियन। अगर हमको $1 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर आपको अप्रूवल रूट से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो $1 बिलियन तक है, फिर आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये लिखा हुआ है अभी तक जो हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं इसी में, द एलिजिबल लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर द ऑटोमेटिक रूट इज 400% ऑफ नेट वर्थ ऑफ इंडियन पार्टी एज पर द लास्ट ऑडिटेड
बैलेंस शीट। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि कोई भी इंडियन एंटिटी इन्वेस्टमेंट करेगी कितना। देखो, अब यहाँ पे ना हम एक केस बनाते हैं। अब हम यहाँ पे एक केस बनाते हैं। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। क्या कंपनी एलिजिबल है ओडीआई करने के लिए? सर बिल्कुल एलिजिबल है। कंपनी एलिजिबल है, एलएलपी एलिजिबल है, और तीसरा रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म जो है वो एलिजिबल है। अब एक कंपनी है, इसकी नेटवर्थ कैसे फाइंड करते हैं? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। और ये कहाँ लिखे होते हैं? ट्रेडिंग में, पी एंड एल में, बैलेंस शीट में, या फिर कैश फ्लो में। कैपिटल कहाँ लिखते हैं सर? लाइबिलिटीज में आती है। और रिजर्व वगैरह भी कहाँ बनते हैं? लाइबिलिटीज में आते हैं। और लाइबिलिटी किसका पार्ट है? बैलेंस शीट का पार्ट है। ठीक है, तो एबीसी कंपनी के जो नेटवर्थ है ना, वो कितना है? हम ये मान के चलते हैं 1 करोड़ इसकी नेटवर्थ है। अब एबीसी कंपनी को करना क्या है? इन्वेस्टमेंट करनी है ओडीआई के फॉर्म में। इसमें किसी फॉरेन एंटिटी के अंदर एबीसी कंपनी को क्या करना है सर? इन्वेस्टमेंट करनी है ओडीआई के फॉर्म में। कहां पे? किसी फॉरेन एंटिटी के अंदर। अब एबीसी कंपनी इन्वेस्टमेंट कितना कर पाएगी वो बताना है आपको। तो अभी लिखा क्या हुआ था? एक इंडियन पार्टी कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती है? जितना नेट वर्थ एक इंडियन पार्टी का है उसका 400% तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे, जो हमारी एबीसी कंपनी है इसका नेटवर्थ क्या है सर? 1 करोड़ है। ठीक है, 1 करोड़ इसका क्या है? नेटवर्थ है। 1 करोड़ का 400% निकालो, कितना बनेगा? 4 करोड़। तो जो एबीसी कंपनी है वो मैक्सिमम 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकती है। कहाँ पे? किसी फॉरेन एंटिटी में। कैसे? ओडीआई के फॉर्म में। सर फिर अभी तो आपने बताया था कि 1 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो सर आपने क्या बताया था कि यूएस डॉलर 1 बिलियन तक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी आप बोल रहे हो कि 4 करोड़ रुपए तक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे कैसे चल रहा है? देखो, ये तो हम बात कर रहे हैं कि कोई इंडियन पार्टी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उसकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी होगी। तो उसकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट फाइंड करने के लिए आपको पहले नेटवर्थ फाइंड करनी पड़ेगी। जो नेटवर्थ किसी इंडियन पार्टी की निकल के आएगी उसका हम 400% कर देंगे। उतना तक इन्वेस्टमेंट एबीसी कंपनी कर सकती है। कहाँ पे? ओडीआई की फॉर्म में, फॉरेन एंटिटी में। और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे हो सकती है? ऑटोमेटिक रूट के अंदर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये कह रहा है कि मैक्सिमम, ये ओवरऑल लिमिट है, ये ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट है। मतलब इससे ऊपर आप ऑटोमेटिक रूट में जा ही नहीं सकते। पर ये नहीं है कि इससे ऊपर नहीं जा सकते तो इतना इन्वेस्ट कर देंगे। इतना भी इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है। आपको अगर इंडिविजुअली एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट की लिमिट फाइंड करनी है, उसके लिए आपको उस कंपनी की नेटवर्थ देखनी पड़ेगी। नेटवर्थ कितनी है? जो नेटवर्थ निकल के आएगी उसका 400% तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये वाली जो लिमिट है ना, ये ओवरऑल लिमिट है। इससे ऊपर आप ऑटोमेटिक रूट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब मान लो एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी और है XYZ लिमिटेड। इस कंपनी की जब हमने नेटवर्थ के थ्रू क्या फाइंड किया? 400% फाइंड किया। तो हम मान के चलते हैं यूएस डॉलर
1.5 बिलियन अमाउंट निकल के आती है। जो XYZ कंपनी है उसकी नेटवर्थ का हमने जो 400% किया, तो अमाउंट कितनी निकल के आई डॉलर्स के अंदर? 1.5 बिलियन निकल के आती है। और जो XYZ कंपनी है, ये ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, ये कंपनी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहती है फॉरेन के अंदर। अब आप देखो कि ऑटोमेटिक रूट के थ्रू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी है जो लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, दैट इज 1 बिलियन US डॉलर। और यहाँ पे कितनी बन रही है? अगर हम नेटवर्थ का 400% करते हैं तो वो अमाउंट कितनी बनती है? 1.5 बिलियन US डॉलर्स के अंदर। और जबकि लो कितनी बोल रहा है, एक्ट कितनी बोल रहा है? मैक्सिमम US डॉलर 1 बिलियन तक। तो क्या XYZ कंपनी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। ठीक है, अब हम यहाँ पे बोल देंगे, हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि XYZ का नेटवर्थ का 400% किया तो इतनी अमाउंट निकल के आई। और अभी तो लिखा हुआ था कि कोई भी एंटिटी अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है तो कैसे फाइंड करेंगे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट? नेटवर्थ का 400% करेंगे। हमने वही तो किया। पर ये भी देख लो कि मैक्सिमम लिमिट लॉ में कितनी लिखी हुई है। जो लॉ की मैक्सिमम लिमिट है, अगर आपकी 400% के बाद जो वैल्यू आ रही है, अगर वो 1 बिलियन से भी ऊपर जा रही है तो उतना पैसा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम 1 बिलियन तक ऑटोमेटिक रूट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सर क्या XYZ कंपनी अप्रूवल रूट के थ्रू $1.5 बिलियन इन्वेस्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अप्रूवल रूट से कर सकते हो, हम तो ऑटोमेटिकली मना कर रहे हैं आपको कि ऑटोमेटिक रूट से आप नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ है सेकेंड पैरा के अंदर कंप्लीटली। आगे दिया हुआ है, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट एक्सीडिंग it has been decided that any financial commitment exceeding $1 billion in one financial year would require prior permission of RBI, even when total financial contribution या financial commitment of Indian party is within eligible limit under automatic route। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम सेकंड पैरा का उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें, तो मतलब क्या बना? अगर कोई भी इंडियन पार्टी एक साल के अंदर $1 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, तो वो किसके अंदर फॉल करेगा? वो अप्रूवल रूट के अंदर फॉल करेगा। ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर अप्रूवल रूट के थ्रू आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये लिखा हुआ था हमारा कंप्लीट फर्स्ट पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट नंबर 2 में। फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट undertaking financial commitment in overseas joint venture or WOS, the Indian party should approach an authorized dealer category 1 bank with an application in form ODI and prescribe enclosures documents for effecting such remittance। अब देखो ये क्या बोल रहा है। सेकंड पॉइंट को समझने के लिए हम छोटा सा यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। ये कह रहे हैं कोई भी इंडियन पार्टी अगर ओडीआई करना चाहती है, ओडीआई करना चाहती है मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहती है किसके अंदर? किसी फॉरेन एंटिटी के अंदर। तो ऐसा करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इंडियन पार्टी को एडी बैंक, एडी बैंक के पास एक फॉर्म सबमिट करवाना पड़ेगा, एक फॉर्म सबमिट करवाना पड़ेगा। उस फॉर्म का नाम क्या है? ओडीआई फॉर्म। तो इंडियन पार्टी ये फॉर्म कहां सबमिट करवा रही है? ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक के पास। ये बैंक इस फॉर्म को चेक करेगा, सब कुछ ओके रहा तो फिर ये बैंक फॉर्म कहां भेजेगा? आरबीआई के पास भेजेगा। ठीक है, मतलब फाइनल अप्रूवल कहां से आती है? आरबीआई से आती है। ठीक है, तो अगर हम अप्रूवल रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हमको एक फॉर्म सबमिट करना है एडी बैंक के पास। एडी बैंक उस फॉर्म को पहले चेक करेगा, सब कुछ ओके होगा तो वो फॉर्म कहां जाएगा? फिर आरबीआई के पास जाएगा एडी बैंक के थ्रू। पर हमको एज ए इंडियन पार्टी हमको वो फॉर्म एडी बैंक के पास सबमिट करना है। ऑटोमेटिक रूट में हमने क्या पढ़ा कि हमको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर हमको इंटीमेशन देनी पड़ती है। तो हम एज ए इंडियन पार्टी इंटीमेशन किसको देंगे? एडी बैंक को इंटीमेशन देंगे। और एडी बैंक आगे इंटीमेशन किसको देगा? आरबीआई को देगा।
मतलब इंडियन पार्टी कभी भी डायरेक्टली आरबीआई से कम्युनिकेशन नहीं करेगी, उनके बीच में मीडिएटर बना दिया गया है। मीडिएटर कौन हुआ? एडी बैंक। तो हमको जो भी कम्युनिकेशन करनी है आरबीआई के साथ वो एडी बैंक के थ्रू की जाएगी। ये लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? द इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट आर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स आर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। मतलब जब भी एक इंडियन पार्टी फॉरेन के अंदर ओडीआई करने जाती है तो उस इंडियन पार्टी को कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है। वो कंडीशंस क्या क्या है वो देखते हैं। द इंडियन पार्टी और एंटिटी में एक्सटेंड लोन oblique guarantee only to overseas joint venture or WOS in which it has equity participation। इसका मतलब क्या बन रहा है वो समझो। ये कह रहा है अगर कोई भी इंडियन एंटिटी किसी फॉरेन की एंटिटी को लोन देना चाहती है या कोई इंडियन एंटिटी किसी फॉरेन की एंटिटी के फेवर में गारंटी देना चाह रही है, ठीक है, और वो फॉरेन की एंटिटी कौन सी है? जेवी डब्ल्यूओएस। तो कह रहे हैं कि आप उन्हीं जेवी उन्हीं डब्ल्यूओएस को लोन दे सकते हो एज ए इंडियन पार्टी, या फिर आप उन्हीं जेवी या उन्हीं डब्ल्यूओएस के फेवर में गारंटी इशू कर सकते हो एज ए इंडियन पार्टी। कब? अगर आपके पास उस एंटिटी के क्या होंगे? इक्विटी शेयर होंगे। मतलब अगर किसी इंडियन एंटिटी के पास किसी फॉरेन एंटिटी के इक्विटी शेयर हैं तो इंडियन एंटिटी सिर्फ उन्हीं फॉरेन की एंटिटी को या तो लोन दे सकती है या उनके फेवर में गारंटी इशू कर सकती है। कोई भी ऐसी फॉरेन की एंटिटी जिसके किसी इंडियन एंटिटी के पास शेयर नहीं है, मतलब एक मान लो एबीसी एंटिटी है इंडिया में, ठीक है, इसको भी हम एग्जांपल से देख लेते हैं। दो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे दो एग्जांपल लेके चलते हैं। एक एबीसी लिमिटेड है, ये क्या है? ये इंडियन एंटिटी है। ये इंडियन एंटिटी किसी फॉरेन एंटिटी को या तो लोन देना चाहती है या फिर किसी फॉरेन एंटिटी के फेवर में गारंटी इशू करना चाहती है। कौन? इंडियन एंटिटी। तो पहले से इसके पास क्या होना चाहिए? एबीसी कंपनी के पास इस फॉरेन एंटिटी के इक्विटी शेयर्स होने चाहिए एग्जिस्टिंग। लोन देने से पहले अगर एबीसी कंपनी के पास इस फॉरेन एंटिटी के इक्विटी शेयर हैं तो फिर एबीसी कंपनी इस फॉरेन एंटिटी को लोन भी दे सकती है और इसके फेवर में गारंटी भी इशू कर सकती है। अब एक केस और लेते हैं। एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ये इंडियन एंटिटी है। एक एक्स वाई जेड इनकॉर्पोरेशन, ये एंटिटी है, ये कहां से है? मान लो जापान से है। एबीसी कंपनी के पास एक्स वाई जेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स नहीं है। एबीसी कंपनी के पास एक्स वाई जेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स नहीं है और एबीसी कंपनी जो है इस एक्स वाई जेड कंपनी को या तो लोन देना चाह रही है और गारंटी देना चाह रही है। तो ऐसा करना अलाउड नहीं है। ये लिखा हुआ है हमारा फर्स्ट कंडीशन के अंदर। ठीक है जी, ये हमारा लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 का ए पार्ट। तो जो फर्स्ट थर्ड पार्ट के जो ए कंडीशन है उसको हमने अभी डिस्कस किया। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है इंडियन एंटिटीज में ऑफर एनी फॉर्म ऑफ गारंटी कॉरपोरेट और पर्सनल। अब देखो यहाँ पे हमको दो तरह की गारंटी दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा हमको इस टॉपिक में एक परफॉर्मेंस गारंटी भी दे रखी है और हमको एक यहाँ पे बैंक गारंटी भी दे रखी है। तो पहले हम इन चारों तरह की गारंटी का मतलब समझते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो, अब हमको यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ गारंटीज डिस्कस करनी है।
गारंटीज आपको 4 तरह की दे रखी है। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में आपको टोटल 4 तरह की गारंटीज दे रखी है। कॉरपोरेट गारंटी, पर्सनल गारंटी, उसके अलावा बैंक गारंटी, उसके अलावा परफॉर्मेंस गारंटी। सबसे पहले देखो कॉरपोरेट गारंटी क्या होती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एबीसी लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड, ये है इंडियन एंटिटी और ये है फॉरेन एंटिटी। ठीक है। जो एक्स वाई जेड कंपनी है वो WOS है, मतलब इस कंपनी के 100% शेयर किसके पास है? एबीसी कंपनी के पास है। एक्स वाई जेड कंपनी के 100% शेयर्स किसके पास है सर? एबीसी कंपनी के पास है। ठीक है। अब एक्स वाई जेड कंपनी भी बिजनेस कर रही है, मान लो कि ये बिजनेस कर रही है जर्मनी में, और एबीसी कंपनी तो इंडिया में है ही, वो इंडियन एंटिटी है, इसलिए एक्स वाई जेड कंपनी को बैंक से लोन चाहिए, जर्मनी में ही किसी बैंक से क्या चाहिए? लोन चाहिए। ये बैंक कहाँ पे है? जर्मनी में है। एक्स वाई जेड कंपनी क्या मांग रही है? लोन मांग रही है। इससे बैंक से। तो बैंक क्या बोल रहा है एक्स वाई जेड कंपनी को कि आप हमें किसी दूसरी कंपनी की गारंटी दिलवा दो, हम आपको लोन दे देंगे। मतलब बैंक को कंप्लीटली ट्रस्ट किस पे नहीं है? जो एप्लीकेंट एक्स वाई जेड कंपनी जो लोन मांग रही है बैंक से, तो बैंक वहां पे क्या बोल रहा है एक्स वाई जेड कंपनी को कि हम आपको लोन दे देंगे, लोन देने में दिक्कत नहीं है, पर आप हमें किसी दूसरी कंपनी की गारंटी दिलवाओ, ताकि कल को आपने लोन पे नहीं किया तो हम गारंटर से पैसे रिकवर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो एबीसी कंपनी है वो क्या कर रही है? प्रोवाइडिंग गारंटी। ठीक है। और जब भी गारंटी कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें 3 पार्टी होती है। 3 पार्टी कौन कौन सी? ये होगा डेटर, लोन लेने वाला, बैंक बनेगा क्रेडिटर, लोन देने वाला, और जो एबीसी कंपनी है जिसने गारंटी दी है इसको हम क्या बोलते हैं? गारंटर, गारंटी देने वाला। तो कॉर्पोरेट गारंटी का मतलब क्या हुआ? व्हेन गारंटी इज गिवन बाय एनी कॉर्पोरेट और एनी कंपनी इन फेवर ऑफ अनदर कंपनी। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, एक कंपनी ने लोन लिया, किससे? बैंक से। दूसरी कंपनी ने गारंटी दी, किसके फेवर में? पहली कंपनी के फेवर में। इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गारंटी। अब हमको दूसरा पढ़ना है, पर्सनल गारंटी क्या होगी। पर्सनल गारंटी और कॉर्पोरेट गारंटी में जो डिफरेंस है वो देख लो। कॉर्पोरेट गारंटी के अंदर गारंटर कौन बनेगा? कोई कॉर्पोरेट बनेगी, कोई आर्टिफिशियल पर्सन क्या बनेगा? गारंटर बनेगा। पर्सनल गारंटी में कोई गारंटर कौन बनेगा? इंडिविजुअल। ठीक है। कोई नेचुरल पर्सन गारंटी देगा। अब जैसे कि मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी ओडीआई कर सकती है। सोल प्रोप्राइटरशिप को भी ओडीआई करना अलाउड है। जो हमने इंडियन एंटिटी के बारे में पढ़ा था ना कि कौन कौन सी एंटिटीज ऐसी है जो ओडीआई कर सकती है, तो वहां पे हमने कंपनी के बारे में पढ़ा, एलएलपी के बारे में पढ़ा, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा। वो 3 तो लिखे हुए थे। फिर पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ था? एनी अदर एंटिटी नोटिफाइड बाय आरबीआई। तो उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप भी फॉल करता है। तो कोई सोल प्रोप्राइटरशिप किसी फॉरेन एंटिटी के फेवर में गारंटी दे रहा है तो उसको बोलते हैं पर्सनल गारंटी। तो कॉर्पोरेट गारंटी का मतलब क्या हुआ? ऐसी गारंटी जो किसी कंपनी ने इशू की है किसी डेटर के फेवर में। और पर्सनल गारंटी का मतलब क्या हुआ? ऐसी गारंटी
जिसमें गारंटर कौन है, कोई इंडिविजुअल है, किसके फेवर में, किसी दूसरे डेटर के फेवर में, उसको हम बोलते हैं पर्सनल गारंटी। बैंक गारंटी क्या होता है, बैंक गारंटी के अंदर गारंटर कौन बनता है, बैंक बनेगा। जैसे मान लो एक फॉरेन में एंटिटी है, उसको लोन चाहिए, उसके फेवर में जो इंडियन कंपनी है जिसने ओडीआई की हुई है। अब जैसे हम मान लो अगर इसी केस की बात करें, अगर हम ऐसा ही केस एक और बनाते हैं, ऐसा ही केस हम एक और बनाते हैं बैंक गारंटी समझने के लिए। तो देखो बैंक गारंटी क्या होगा, अभी जो हमने केस बनाया था कॉरपोरेट गारंटी का, उसमें क्या था, एक एबीसी लिमिटेड कंपनी थी और एक थी एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी। जो एक्स वाई जेड कंपनी है वो जर्मनी से है और ये इंडिया से है, ठीक है। एबीसी कंपनी ने क्या किया हुआ है, 100% शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं। तो ये क्या बन गई, ये बन गई WOS, किसकी, एबीसी कंपनी की। इस कंपनी को बैंक से लोन चाहिए, बैंक कहाँ है, जर्मनी में है। अब बैंक क्या बोल रहा है कि हमको आप गारंटी दिलवाओ, तब हम आपको लोन देंगे। अब गारंटी भी किसके दिलवाओ, किसी बैंक की गारंटी दिलवाओ। अब मान लो जो एबीसी कंपनी है, इसका जो बैंक अकाउंट है वो एसबीआई बैंक में है, ठीक है। इस कंपनी का जो करंट अकाउंट है वो कहाँ है, एसबीआई बैंक में है। तो एसबीआई बैंक ने क्या किया, एबीसी कंपनी के कहने पे एसबीआई बैंक ने क्या किया, इस बैंक को गारंटी दी, किसके फेवर में, इस कंपनी के फेवर में। मतलब लोन किसने लिया, इस कंपनी ने लिया। किससे लोन लिया, इससे लिया। बैंक गारंटी किसने दी, इस बैंक ने दी। इसको हम बोलते हैं बैंक गारंटी। तो हमने यहाँ पे तीन तरह की गारंटी पढ़ ली। कॉर्पोरेट गारंटी जिसमें गारंटर कौन होगा, कोई कॉर्पोरेट होगा, कोई कंपनी होगी। पर्सनल गारंटी, गारंटर कौन होगा, इंडिविजुअल होगा। बैंक गारंटी, गारंटर कौन होगा, किसी डेटर के फेवर में बैंक गारंटी देगा दूसरे बैंक को, इसको हम बोलते हैं बैंक गारंटी। अब हमको एक और पढ़ना है, फोर्थ, परफॉर्मेंस गारंटी क्या होती है। परफॉर्मेंस गारंटी क्या होती है, हमको ये और पढ़ना है। अब देखो, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। एक MNO इनकॉर्पोरेशन, ये कंपनी है, ये कहाँ पे है, यूएस में। इस कंपनी के मान लो 50% शेयर्स किसके पास है, एबीसी कंपनी के पास है। ये जेवी की फॉर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों जेवी की फॉर्म में काम कर रहे हैं। और ओडीआई किया हुआ है, सर बिल्कुल किया हुआ है ओडीआई। अब ये कंपनी क्या करती है, ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसका बिजनेस क्या है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया, इस कंपनी को एक टेंडर दिया। मान लो अमेरिका में क्या करना है, सड़कें वगैरह बनानी है, रोड्स बनानी है, उसका टेंडर किसको मिल गया, MNO इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी है इसको मिल गया। अब परफॉर्मेंस गारंटी का मतलब क्या होगा वो देखना। अब अमेरिकन गवर्नमेंट क्या बोल रही है MNO कंपनी को कि आप टेंडर टाइम पे पूरा कर दोगे। मान लो 1 साल का टाइम दिया गया है, 1 ईयर का प्रोजेक्ट है, जो किसको पूरा करना है, MNO कंपनी को पूरा करना है। अमेरिकन गवर्नमेंट क्या बोल रही है MNO कंपनी को कि क्या आप 1 साल के अंदर प्रोजेक्ट पूरा कर दोगे। MNO कंपनी बोल रही है कि 1 साल तो आपने बहुत ज्यादा बता दिया, हम तो 6 महीने में सारा काम पूरा कर देंगे। आप तो 1 साल दे रहे हो, हम तो 6 महीने में सारा काम पूरा कर देंगे। अमेरिकन गवर्नमेंट बोल रही है कि हमको आपकी बात पे विश्वास नहीं है, आप हमको
परफॉर्मेंस गारंटी दिलवाओ कि कल को अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं की, कल को आपने 1 साल के अंदर काम पूरा नहीं किया। अब एमएनओ कंपनी तो 6 महीने मांग रही है काम पूरा करने के लिए, पर गवर्नमेंट फिर भी उसको 1 साल दे रही है कि 6 महीने नहीं, हम आपको 1 साल दे रहे हैं, 1 साल तक काम पूरा कर देना। एमएनओ कंपनी बोल रही है सर बिल्कुल कर देंगे काम पूरा। अमेरिकन गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपके बोलने पे विश्वास नहीं करेंगे, आप हमको परफॉर्मेंस गारंटी दिलवा दो किसी दूसरी कंपनी से कि आप काम पूरा कर दोगे, और कल को आपने 1 साल में प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो कोई नुकसान गवर्नमेंट का होता है, तो वो नुकसान कौन भरेगा? जिसने परफॉर्मेंस गारंटी दी होगी वो नुकसान भरेगा। अब एमएनओ कंपनी की एक जेवी कंपनी है इंडिया में, इसने क्या किया, इस एबीसी कंपनी ने परफॉर्मेंस गारंटी, एबीसी कंपनी ने क्या किया, अमेरिकन गवर्नमेंट को एमएनओ कंपनी के फेवर में परफॉर्मेंस गारंटी इशू कर दी। मतलब एमएनओ कंपनी के पास प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 1 साल है, अगर 1 साल के अंदर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ और गवर्नमेंट का कोई भी नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो उस लॉस की भरपाई कौन करेगा? एबीसी कंपनी करेगी, क्योंकि एबीसी कंपनी ने गवर्नमेंट को क्या बोला है कि अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम एमएनओ कंपनी आपका काम पूरा करके नहीं देती तो उस चीज की गारंटी हम लेते हैं। टाइम पे काम पूरा नहीं हुआ तो जो भी नुकसान आपका होगा हम भरेंगे, ऐसा एबीसी कंपनी ने बोला है। इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस गारंटी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चारों तरह की गारंटी पढ़ ली कि 4 टाइप्स ऑफ गारंटी हमारी कौन कौन से आने वाली है इस टॉपिक के अंदर। अब हमको ये टॉपिक बिल्कुल इजी लगेगा, अब इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, ये कह रहा है कि इंडियन एंटिटीज जो हैं वो गारंटी इशू कर सकती है किन के फेवर में? उन एंटिटीज के फेवर में जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसने? इंडियन एंटिटी ने। प्रोवाइडेड दैट, पर कुछ कंडीशंस है गारंटी इशू करने के दौरान। ये कह रहा है कि जितनी भी अमाउंट की गारंटी इंडियन कंपनी देगी किसके फेवर में? फॉरेन एंटिटी के फेवर में, वो अमाउंट जो है सीलिंग लिमिट जो फेमा में दे रखी है उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू गारंटी दे रहे हो तो मैक्सिमम कितने दे पाओगे? $1 बिलियन तक। अगर आपकी गारंटी की अमाउंट $1 से ऊपर जा रही है, उस केस में आपको अप्रूवल रूट से गारंटी देनी पड़ेगी। सेकंड लिखा हुआ है, नो गारंटी शुड बी ओपन एंडेड। ओपन एंडेड गारंटी कौन सी होती है? वो गारंटी जो कितने टाइम के लिए दी गई है, टाइम स्पेसिफाइड ना हो। दूसरी बात, गारंटी कितने अमाउंट की है वो स्पेसिफाइड ना हो। मतलब अगर कोई इंडियन एंटिटी किसी फॉरेन एंटिटी के फेवर में गारंटी देगी, चाहे वो गारंटी कॉर्पोरेट गारंटी है, चाहे वो गारंटी पर्सनल गारंटी है, तो उस गारंटी का टाइम लिमिट कितना है और अमाउंट कितनी है वो स्पेसिफाई होनी जरूरी है। मतलब ओपन एंडेड गारंटी होगी तो वो अलाउड नहीं है देना। थर्ड कंडीशन दे रखी है, इन केसेस वेयर इन्वोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी ब्रीचेस द सीलिंग for the financial commitment, the Indian party shall seek prior approval of RBI before remitting funds from India on account of such invocation. Invocation मतलब हेल्प करना। अब कह रहे हुआ क्या, परफॉर्मेंस गारंटी की बात कर रहे हैं, तो इसी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस गारंटी का जो एग्जाम्पल बनाया था अभी हमने, उसी की बात करते हैं। एबीसी कंपनी इंडियन कंपनी है जिसने क्या किया था, एमएनओ कंपनी है जो कहीं और सिचुएटेड है, बनी हुई है इंडिया से बाहर, उसके फेवर में परफॉर्मेंस गारंटी थी। किसको? अमेरिकन गवर्नमेंट को। अब गारंटी की अमाउंट कितनी थी? हम ये मान के चल रहे हैं $1 बिलियन, इतने तक की गारंटी की अमाउंट थी। मतलब एबीसी कंपनी ने $1 बिलियन की गारंटी दे रखी थी। किसको? अमेरिकन गवर्नमेंट को। और ये अप्रूवल रूट के थ्रू, सॉरी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू दे रखी थी। क्या ऐसा करना अलाउड है? सर बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि ऑटोमेटिक रूट के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं। कितने अमाउंट तक का? $1 बिलियन तक का। और ऐसा ही एबीसी कंपनी ने किया। अब हुआ क्या, 1 साल पूरा हो गया और एमएनओ कंपनी ने अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ एमएनओ कंपनी से, 1 साल पूरा हो गया, जिसकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट को लॉस कितना हुआ? $1.2
बिलियन, इतना लॉस हो गया। अब इतने लॉस की भरपाई, कंपनसेशन कौन करेगा? अब गारंटर को पकड़ेंगे। गारंटर कौन था? एबीसी लिमिटेड, इंडियन एंटिटी। अब देखा जाए तो एबीसी लिमिटेड ने अमेरिकन गवर्नमेंट के फेवर में कितने अमाउंट तक की गारंटी दे रखी है? यूएस डॉलर 1 बिलियन तक की एक एक्सपेक्टेड गारंटी दे रखी थी, पर एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? यूएस डॉलर 1.2 बिलियन का हुआ। तो बाकी के जो रिमेनिंग 0.2 बिलियन है, वो भी एबीसी कंपनी पे करेगी। किसको पे करेगी? अमेरिकन गवर्नमेंट को पे करेगी। पर अगर एबीसी कंपनी एक्स्ट्रा बिलियंस पे कर रही है, तो वो अपनी सीलिंग लिमिट क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है, एक्सीड कर रही है। तो अगर बोल रहा है कोई भी इंडियन एंटिटी जब भी गारंटी परफॉर्म कर रही है, मतलब गारंटी का कंपनसेशन पे कर रही है, कौन सी गारंटी का? परफॉर्मेंस गारंटी का कंपनसेशन पे करते टाइम पे अगर आपकी अमाउंट जो है वो सीलिंग लिमिट से ऊपर जाती है, उस केस में फिर आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको अप्रूवल रूट में आना पड़ेगा। क्योंकि हमको यहाँ पे कितना अमाउंट पे करना है? टोटल 1.2 बिलियन पे करना है, और जबकि ऑटोमेटिक रूट में कितना अलाउड है? ओनली 1 बिलियन तक अलाउड है। ठीक है, ये लिखा हुआ आपका पॉइंट नंबर थर्ड के अंदर। नेक्स्ट दिया हुआ पॉइंट नंबर 4, एज इन केस ऑफ कॉर्पोरेट गारंटीज, ऑल गारंटीज इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस गारंटी एंड बैंक गारंटी आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड टू आरबीआई इन फॉर्म ओडीआई पार्ट 2। अब कह रहे हैं कि अगर कभी भी कोई इंडियन एंटिटी किसी फॉरेन एंटिटी के फेवर में गारंटी देती है, तो उसकी इंटीमेशन आपको आरबीआई के पास करनी है। जब भी इंडियन एंटिटी किसी फॉरेन एंटिटी के फेवर में गारंटी देगी, तो उसकी इंटीमेशन जो है वो आरबीआई के पास करेगा। कौन करेगा? इंडियन एंटिटी करेगी। कैसे करेगी? ओडीआई पार्ट 2 फॉर्म है, उसके थ्रू की जाएगी। अब इंडियन एंटिटी ये ओडीआई पार्ट 2 फॉर्म फिल करके एडी बैंक के पास सबमिट करेगी। एडी बैंक ये फॉर्म कहां भेज देगा? आरबीआई के पास भेज देगा। ये लिखा हुआ है इस पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर बी में, इंडियन पार्टी शुड नॉट बी ऑन द रिजर्व बैंक्स एक्सपोर्टर्स क्वेश्चन लिस्ट, लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर। अब कह रहे हैं कि जो इंडियन पार्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, कहां पे? इंडिया से बाहर, ध्यान रहे कि वो जो इंडियन पार्टी है वो आरबीआई की डिफॉल्टर्स की लिस्ट में ना हो। ठीक है, जिसने बैंक से डिफॉल्ट किया हो। अब मान लो मेरी कंपनी है इंडिया में, मेरी कंपनी ने क्या किया हुआ है? ऑलरेडी बैंकों में लोन लेके और वो लोन पे नहीं किया, तो मैं बैंक्स की डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाऊंगा। या फिर मैं कोई एक्सपोर्टर हूँ, एक्सपोर्ट के अंदर, एक्सपोर्ट के दौरान मैंने कभी कोई फ्रॉड किया था, तो मैं एक्सपोर्टर्स क्वेश्चन लिस्ट में मेरा नाम लिखा जाएगा। तो ध्यान रहे, जो इंडियन पार्टी ओडीआई करना चाहती है, उसका नाम ना तो एक्सपोर्टर्स के फ्रॉड लिस्ट में लिखा हो और ना ही इंडियन बैंक्स में डिफॉल्ट करने की लिस्ट में लिखा हो। फिर सी पॉइंट दिया हुआ है, ये कह रहा है कि अगर कोई इंडियन एंटिटी किसी जेवी या किसी डब्ल्यूओएस में इन्वेस्टमेंट करती है इंडिया से बाहर, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सिर्फ एक सिंगल बैंक के थ्रू ऑपरेट की जाएगी। आपको एक बैंक के थ्रू सारी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करनी है। पॉइंट नंबर डी लिखा हुआ है, इन केस ऑफ पार्शियल और फुल एक्विजिशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी। जब भी कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी के शेयर परचेज करती है, या तो पार्शियल मतलब 20% परचेज कर लिए, 30% परचेज कर लिए, 60% परचेज कर लिए, कितने भी परचेज कर लिए पर पार्शियल है, या फिर फुल, या फिर किसी इंडियन एंटिटी ने पूरे के पूरे 100% शेयर परचेज कर लिए, किसके? किसी फॉरेन एंटिटी के। ठीक है, और वो जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी है? 5 मिलियन, 5 बिलियन नहीं है, मिलियन लिखा हुआ है, और बिलियन ज्यादा होगा, मिलियन कम होगा। यूएस डॉलर 5 मिलियन से ज्यादा है उस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट। उस केस में जिस फॉरेन कंपनी के शेयर परचेज किए हैं हमने, उन शेयर्स की वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी कि मार्केट में उन शेयर्स के प्राइस क्या है। और वैल्यूएशन कौन करेगा? या तो इंडियन मर्चेंट बैंकर करेगा, या फिर होस्ट कंट्री, मतलब जहां पे फॉरेन कंपनी सिचुएटेड है, जिस फॉरेन कंपनी के हमने शेयर परचेस किए हैं, वो कंपनी जिस कंट्री में सिचुएटेड है, या तो वहां के मर्चेंट बैंकर से आप क्या करवाओ? वैल्यूएशन करवाओ शेयर्स का, या फिर जिस इंडियन एंटिटी ने इन्वेस्टमेंट की है उस इंडियन एंटिटी के कंट्री के मर्चेंट बैंकर से वैल्यूएशन करवाओ। पर एक से करवाना पड़ेगा, वो मर्जी है, किस मर्जी से करवा लो। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है पॉइंट नंबर ई में, इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ स्वैप ऑफ शेयर्स।
स्वैप ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? इंडियन कंपनी ने अपनी कंपनी के शेयर फॉरेन कंपनी को दे दिए और फॉरेन कंपनी के शेयर इंडियन कंपनी ने ले लिए, मतलब दोनों कंपनीज ने क्या किया, अपने शेयर्स अदला बदली कर लिए। इसको बोलते हैं स्वैप ऑफ शेयर्स। अगर ऐसा हुआ है तो चाहे अमाउंट कितनी भी हो शेयर्स की, इससे फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी। किसकी? शेयर्स की। कौन से शेयर्स की? इंडियन कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन भी होगी और साथ ही साथ फॉरेन कंपनी के शेयर्स के वैल्यूएशन भी होगी। कौन करेगा? या तो ऐसा मर्चेंट बैंकर जो इंडिया में सेबी के पास रजिस्टर्ड है, या फिर ऐसा इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर जो रजिस्टर्ड कहाँ पे है? इंडिया से बाहर, उस कंट्री में जहां की वो फॉरेन एंटिटी है। और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट नंबर एफ, जो इंडियन पार्टी, कोई भी इंडियन पार्टी अगर शेयर्स एक्वायर करना चाहती है, किसके? किसी फॉरेन कंपनी के, तो इंडियन पार्टी एडीआर जीडीआर एक्सचेंज करके भी शेयर एक्वायर कर सकती है। मतलब इंडियन पार्टी क्या करेगी? एडीआर इशू कर देगी। किसको? फॉरेन पार्टी को। और उससे क्या ले लेगी? उसकी कंपनी के शेयर ले लेगी। अगर अमेरिका में है तो जीडीआर का मतलब क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहाँ पे इशू की जाएंगी? अमेरिका को छोड़ के किसी भी अदर कंट्री में। तो किसी इंडियन पार्टी को, मान लो जर्मनी में किसी कंपनी के शेयर एक्वायर करने हैं, तो इंडियन पार्टी क्या करेगी? उस जर्मनी की कंपनी को जीडीआर इशू कर देगी और उससे बदले में शेयर्स ले लेगी। तो ये आपको दे रखे हैं कंडीशंस। इन कंडीशंस के साथ कोई भी इंडियन पार्टी क्या कर सकती है? फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, आज क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आपको ये रिवाइज करना है और कोई भी डाउट आए तो मुझसे आप ले सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।